आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे कि सालवर्ट पेपर हल करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे हम लोगों ने इसके पहले 16 अप्रैल 2025 शिफ्ट 1 का हल कर चुके हैं। जरूर देख लीजिएगा क्योंकि व्याख्यात्मक हल होता है, इससे संभावित जो भी इर्द गिर्द आगे पीछे प्रश्न आ सकते हैं हमने इसमें शामिल कर लिया है। 16 अप्रैल शिफ्ट 2 का भी हमने कर चुके हैं, 17 अप्रैल शिफ्ट 1 का भी कर चुके हैं। आज हम लोग 17 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं PYQ। और इसके पहले भी हम 2014 से लेकर जो भी परीक्षाएं होती है वो भी हमारे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। इस सालवर्ट पेपर की खासियत क्या है कि बिल्कुल अगर ये प्रश्न पूछा हुआ है तो इस प्रश्न के चारों ओर जो भी प्रश्न पूछा जा सकता है सबका हम लोग डिटेल यहाँ कर दिया है बायलैंग्वेज के साथ। आइए शुरू करते हैं जो है 17 अप्रैल शिफ्ट 2 का। सबसे पहला प्रश्न क्या आया था देखा जाए। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे, देखा जाए इसमें से क्या आंसर होगा। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? आधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, क्या ये उद्देश्य है? आधिकारिक कार्यों में अंग्रेजी को प्रोत्साहित करना, क्या ये उद्देश्य है? भारत में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना या हिंदी के कवियों को सम्मान देना? आंसर होगा इसमें से पहला होगा इसमें से आधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को जो है प्रोत्साहित करना। यानी राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना का मुख्य उद्देश्य आधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। और जो है आप देख सकते हैं आधिकारिक कार्य हिंदी का प्रयोग प्रोत्साहन इसका मेन उद्देश्य था। अब हम लोग देखेंगे कि राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा उद्देश्य आप सभी आपने बताया कि हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देना, ठीक है, और क्या प्रतिष्ठात्मक भावना पैदा करना। और इसके विषय में हिंदी के जो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और बैंकों में हिंदी भाषा के आधिकारिक उपयोग को जो है प्रोत्साहित करना। सरकारी कार्यालयों के बीच राजभाषा के कार्यान्वयन में जो है स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ये इसका मेन उद्देश्य था। दूसरा आप देखेंगे उत्सव पोर्टल जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऐसा पोर्टल जो है जिसमें भारत के सभी त्योहारों और जो है पर्यटन मंत्रालय द्वारा सब कुछ उसमें डाल दिया गया है ताकि इसका बढ़ावा मिले। 24 में 23 में 2020 में 22 में उत्सव पोर्टल याद रखिएगा जो है आपका 2022 में याद रखिएगा 30 से 35% लगभग 40% क्वेश्चन आपको सिर्फ PYQ क्वेश्चन को हल करने से हो जाएगा। इसीलिए हमेशा जो है आए हुए क्वेश्चन को जरूर 2 से 3 बार पढ़ के जाना चाहिए, आपको हेल्प मिलेगा। और दूसरी बात याद रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के आसपास जो है आप देखेंगे प्रतिवर्ष पूछा जाता है। तो आंसर क्या होगा? 2022। आइए देखते हैं उत्सव पोर्टल की शुरुआत वर्ष 2022 में किया गया, आप देख सकते हैं। और ये उत्सव पोर्टल का जो है प्रमुख तथ्य क्या पूछा जा सकता है कि नोडल मंत्रालय क्या है इसका? तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो है किया गया। आप जानते होंगे जो है गजेंद्र सिंह शेखावत इसके वर्तमान में मंत्री हैं और श्री भूपेंद्र यादव जो है पर्यावरण मंत्री है, वन मंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे आखिर उत्सव पोर्टल का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले उत्सवों कार्यक्रमों और मंदिरों के लाइव दर्शन को वैश्विक मंच पर जो है प्रदर्शित करना। इसकी शुरुआत कब हुआ था? इसकी शुरुआत इसे आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इसे शुरू किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड के सही उत्तर का जो है चयन करना है। ये देखिए कुछ लोग कहते हैं नया ही पढ़ना चाहिए, पुराना भी पढ़ना चाहिए। सभी जो है वाइड पुस्तक है, याद रखिएगा जो है द व्हाइट टाइगर जो है अरविंद अडिगा का, याद रखेंगे, आप जानते भी होंगे पुरस्कार मिला हुआ है। और उसके बाद आप देखेंगे 1 का 3, तो 1 का 3 इसमें से ये मैच हो गया, यही पहला ही मिल गया, बाकी छोड़ दीजिए, इससे समय बचेगा। जब ऐसे मिलान वाले प्रश्न है तो एक कोई मिला लीजिए, देखिए मैच कर रहा है कि नहीं। जब मैच कर रहा है आप कॉन्फिडेंस की हाँ यही होंगे उसके, तो बिल्कुल बाकी भी एकदम सही हो जाएगा, आप देखेंगे तो। और ये भी द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग फेमस पुस्तक है अरुंधति राय का, यानी C का 1, इसे मिलाने का आवश्यकता नहीं, इसी से करेंगे C का 1 मिल भी जाएगा, ठीक है। अब आइए इसमें देखा जाए जो है, इसमें देख लीजिए, इसमें से ये C वाला होगा, B वाला होगा। और द व्हाइट टाइगर नामक पुस्तक के लेखक अरविंद अडिगा हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक किरण देसाई हैं। द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक अरुंधति राय हैं। चित्रों को देखने से क्या होता है ना, वो चीज आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो आपकी स्मृति में देर तक रहेगा और जल्दी याद हो जाएगा। इसलिए चित्रों के माध्यम से क्लास को जरूर प्रिफर मैं करता हूँ। एन इन फ्री स्टेट नामक पुस्तक के लेखक VS न्यायपाल हैं। आइए इसमें देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में, जैसे अगर देखा जाए कि अभी हाल में ही जो है नोबेल साहित्य पुरस्कार यानी 25 में किसे दिया गया, किसमें? साहित्य के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा लासजलो
कास्जेनहोई को दिया गया, ये संपूर्ण साहित्य पुस्तक में दिया गया था। बुकर पुरस्कार 25 किसे दिया गया, डेविड जो है स्वाजले को दिया गया, और जो है फ्लेश उपन्यास था इसमें इनको दिया गया। और जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 में बानू मुश्ताक को और दीपा बस्ती को दिया गया, हार्ट लैम्प पर दिया गया। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया, संपूर्ण साहित्य में दिया गया। अगर यही आपसे हम कमेंट में पूछें कि 58वां किसे दिया गया, तो आप जानते होंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार 51 जो है संस्कृत के क्षेत्र में किसे दिया गया, जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया, और उर्दू के क्षेत्र में गुलजार जी को दिया गया। ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे दिया गया, सुरबाला को दिया गया। कौन सी इनकी कृति है, तो कौन देश के वासी बीनू की डायरी जो है। और 34वां सरस्वती सम्मान 2024 में किसे, स्वामी भद्रेश दास को दिया गया। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा जो है इनकी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, कौन सी भारतीय कंपनी 2024 में 20 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, अडानी इंटरप्राइजेस। तो आंसर क्या होगा, ए। याद रखिएगा, रिलायंस कंपनी और रिलायंस इंडस्ट्रीज 2024 में 20 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली जो है भारतीय कंपनी बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इसके संस्थापक कौन है, तो धीरू भाई अंबानी है। 1958 में रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन के रूप में इसकी शुरुआत हुआ था। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो मुकेश अंबानी है, और अध्यक्ष भी हैं, प्रबंध निदेशक भी है। इस कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी बाजार अगर देखा जाए तो पूंजीकरण कितना है, तो भारत की नंबर 1 कंपनी अक्सर 20 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को जो है पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी है। वैश्विक रैंकिंग देखा जाए विश्व में इसका क्या रैंक है, तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में सूची में लगातार शीर्ष भारतीय निजी कंपनी इसका नाम आता है। किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है, जहां सबसे पहले पंचायती व्यवस्था लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर इसको लागू किया गया था। तो अक्सर जब मैं पंचायती राज पढ़ाता हूं तो इस बात को ही बोल देता हूं कि नागौर किस लिए प्रसिद्ध है, और इसलिए प्रसिद्ध है कि जो चीज पाया जाता है उसको 1 चम्मच रात को पानी भिगो के सुबह उसको पानी पी के जो है और उसको खा लेना चाहिए, खा के पानी पी लेना चाहिए। शुगर के लिए बहुत अच्छा लाभदायक होता है, अन्य लोग भी उसको खा सकते हैं। मेथी के लिए याद रखिएगा ये काफी प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं, राजस्थान का नागौर अपनी खुशबूदार मेथी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ जीडीसी, जीआईसी, पीसीएस, कोई भी टीचिंग लाइन का अगर आपको जीएस में डर लगता है तो इस आईए ट्रेन में बैठ जाइए। 1 साल की वैलिडिटी के साथ है, याद रखिएगा 999 रुपए, 83 रुपये महीना होगा। लाखों रुपए सैलरी जो है पाना है आपको, और लाखों रुपए सैलरी के चक्कर में कहीं 1000 के चक्कर में लाखों की सैलरी खत्म न पड़ जाए, इसलिए जीएस को मजबूती के साथ हमारे साथ पढ़िए। पर डे लाइव क्लास और जो है एप्लीकेशन में भी क्लासेस चलती हैं, और आप खरीदेंगे तो ये सारे लाभ होंगे आपको। यूट्यूब में एक सीमित ही आपको लाभ मिल सकेगा। आइए देखते हैं, और हमारे टेस्ट सीरीज में सारे लाभ हैं, फुर्सत में देख लीजिएगा इसको। और सभी लोग जो लोग टेस्ट खरीदते हैं, नहीं खरीदे हैं पोर्टल, उनको इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना चाहिए। इसमें फ्री में सुबह सुबह टेस्ट भी होता है, आपको जरूर दोनों में ज्वाइन कर लेना चाहिए। सभी वीडियो की लिंक और सूचनाएं इस पर दे दी जाती हैं। और ये यूपी टेट का नया बैच स्टार्ट हुआ है, अभी बेसिक चल रहा है, भी जुड़ सकते हैं। प्राथमिक और जो दोनों के लिए जो है 2200 रुपये रेट है, लेकिन 1100 रुपये में अभी दोनों दिया जा रहा है। एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी है निश्चित, जितने एडमिशन उतने सिलेक्शन। पिछले बैच की तरह इस बार भी धुआंधार रिजल्ट दिया जाएगा। कोई इसमें मैं आपको शिक्षण, पर्यावरण और पूरा जीएस पढ़ाऊंगा, रटवाऊंगा, समझाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। बाकी विषय अन्य टीचर इसमें पढ़ाएंगे, आपको इसमें एडमिशन जरूर लेना चाहिए अगर टेट अगर आपको पास होना हो तो। आइए देखते हैं इसको। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट जो है रूमी, ठीक है, पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड जो है रॉकेट रूमी का प्रक्षेपण किया गया। कब किया गया था भाई, तो 31 दिसंबर क्या 2024 को किया गया था, या 4 दिसंबर 2024 को किया गया, या 4 सितंबर 2024 को किया गया, या 24 अगस्त 2024 किया गया। आंसर 24 अगस्त 2024 को किया गया। भारत का पहला पुनः प्रयोज्य जो है याद रखिएगा हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1, नाम सीधे याद रखिएगा।
24 अगस्त 2024 को प्रक्षेपित किया गया। और इसके विषय में देखा जाए, रूबी 1 के विषय में देखा जाए तो प्रक्षेपण तिथि अभी आपने देखा 24 अगस्त 2024। प्रक्षेपण स्थल आपको मालूम है कि जो है कहां से, थिरुवनंतपुरम चेन्नई तमिलनाडु से। इसके विकासकर्ता कौन थे, स्पेस जोन इंडिया इसके जो है विकासकर्ता है, और मार्टिन ग्रुप के सहयोग से इसको बनाया गया था। क्या विशेषता है इसकी, तो भारत का पहला पुनः प्रयुक्त जो है हाइब्रिड रॉकेट है। नेक्स्ट आइए, आप जानते भी होंगे रॉकेट कहां से छोड़ा जाता है, थुम्बा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें से देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए तथा सूचियों के नीचे कूट को सही उत्तर में आपको मिलाना है। अब बताना है मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। वैसे आप जानते होंगे भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। कहाँ ये, तो हैदराबाद तेलंगाना में 1982 में इसकी स्थापना हुआ था। इग्नू का 1985 में हुआ था। ग्लोबल मुक्त विश्वविद्यालय ये कहाँ है, तो याद रखिएगा दीमापुर में है, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस कहाँ है, तो कलकत्ता में। यानी ए का 4 और जो है बी का 2, तो ए का 4 आप देखेंगे मिल गया, ए का 4 और बी का 2, तो बी का 2 ये, तो डी आंसर जितने लोग का 7वें का जितने लोग का डी आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है। और आइए हम लोग क्या करेंगे, अभी इसी वक्त अगर एग्जाम में पूछ दे, ग्लोबल मुक्त विश्वविद्यालय दीमापुर में स्थित है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय कलकत्ता में है, वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कोटा में स्थित है, और जो है पंडित सुंदरलाल मुक्त विश्वविद्यालय जो है बिलासपुर में स्थित है। आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है जो दोबारा पूछा जा सकता है कहाँ है, उसके विषय में देखा जाए तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू नई दिल्ली में है, 1985 में स्थापना हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, इसे जन जन का विश्वविद्यालय कहा जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि हैदराबाद में मुख्यालय है, 1982 में निर्माण हुआ, तेलंगाना में, वैसे तो आंध्र प्रदेश में हुआ, उस समय तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, यानी भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इसका फाफामऊ में है। फाफामऊ कहाँ, प्रयागराज में मुख्यालय है, स्थापना 1999 में हुआ था, कहाँ, उत्तर प्रदेश का पहला। वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है, कोटा राजस्थान में है, याद रखिएगा। नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है, पटना बिहार में है। यशवंतराव चाहड़ महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय नासिक महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय जो है भोपाल मध्य प्रदेश में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय जो है अहमदाबाद गुजरात में है। कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय मैसूर कर्नाटक में है। तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय जो है ये चेन्नई तमिलनाडु में है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो है हल्द्वानी उत्तराखंड में है। उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय जो है ये संबलपुर उड़ीसा में स्थित है। इनमें से कौन जो है एक अनौपचारिक अभिकरण का स्रोत नहीं है। अनौपचारिक औपचारिक आप समझ रहे होंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल। औपचारिक में क्या होता है, निश्चय होता है, समय होता है। जैसे विद्यालय की शिक्षा, किसी कोचिंग क्लास की शिक्षा निश्चित औपचारिक होती है। तो कह रहा है कौन सा शिक्षा का एक अनौपचारिक है, यानी जीवन से मृत्यु तक, जब तक जब मर न जाए व्यक्ति तब तक अलग अलग रूपों अलग अलग समय पे लिया जाता है। वो शिक्षा कौन सी है, तो इसमें से अगर देखा जाए तो धार्मिक संस्थाएं बिल्कुल इसमें आपका आंसर होगा। अब आइए देखा जाए, धार्मिक संस्थाएं शिक्षा का एक अनौपचारिक अभिकरण जो है के स्रोत नहीं मानी जाती हैं। यहाँ देखा जाए औपचारिक फॉर्मल अनौपचारिक में अंतर क्या है, यहाँ देखा जाए। अगर नियोजन की बात किया जाए तो पूर्णतः नियोजन होता है किसमें, फॉर्मल में, इसमें आकस्मिक होता है। अगर हम लोग स्थान की बात किया जाए तो निश्चित होता है, जैसे स्कूल कॉलेज में औपचारिक होता है। अनौपचारिक में अनिश्चित होता है, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। पाठ्यक्रम देखा जाए निश्चित और कठोर होता है, कोई निश्चित पाठ्यक्रम इसमें अनौपचारिक में नहीं होता है। समय सीमा तो निश्चित समय होता है, जन्म से मृत्यु तक होता है। और प्रमाण पत्र देखा जाए डिग्री डिप्लोमा मिल सकता है, इसमें कोई प्रमाण पत्र जो है आपको नहीं मिल सकता है। आइए देखा जाए, निम्न को एक अनुक्रम में प्रारंभ से शुरू करके व्यवस्थित करिए। शोध समस्या का चयन, शोध विधि, शोध के उद्देश्य और आंकड़ों का संग्रह। अब बताइए इसमें से क्या किया जाए। तो सबसे पहले शोध समस्या का चयन किया जाता है, विधि को छोड़ दीजिए। उसके बाद उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है, यानी 1 ये 2 ये, उसके बाद शोध विधि 3 और लास्ट में आंकड़ों का संग्रह करते हैं। यानी कह सकते हैं 1 2 1 3, ये 3 होगा ना, 1 3 2 4, यानी एक
3, 2, 4 इसमें से डी आंसर, 9वें का अगर डी आंसर आ रहा है तो आपका बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इसमें देखा जाए शोध प्रक्रिया का सही अनुक्रम। सबसे पहले शोध समस्या का चयन, फिर शोध के उद्देश्य, उसके बाद शोध विधि और अंत में आंकड़ों का संग्रह होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, इस पीडीएफ को मैं एप्लीकेशन में दे दूंगा, भेज दूंगा, वहां उसको नोट कर लीजिएगा। बस यहाँ मोटा मोटा समझिए, अनुसंधान समस्या का चयन, उसके बाद साहित्य की समस्या, उद्देश्य और परिकल्पना का निर्माण, उसके बाद शोध डिजाइनिंग तैयार करना, डाटा आंकड़ा संग्रह करना, डाटा विश्लेषण करना, परिकल्पना का परीक्षण करना, सामान्यीकरण की व्याख्या करना, शोध रिपोर्ट और जो है थीसिस लेखन। ये आपका ऐसे क्रम, ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। डिटेल आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। यहाँ देखेंगे नीचे 2 कथन हैं, जिनमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन और कारण में देखा जाए, NIRF एक रैंकिंग प्रणाली है जिसमें भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 2015 में शुरू किया था। तो भाई सही है। NIRF का उद्देश्य विभिन्न मापदंडों के आधार पर भारत भर में उच्च शिक्षा संस्थानों का निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन प्रदान करना है। तो क्या दोनों सही है? ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ऐसे ही क्लियर हो जा रहा है। आइए नेक्स्ट इसमें देखा जाए। NIRF शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2015 में शुरू की गई एक रैंकिंग प्रणाली है जिसका उद्देश्य उस शिक्षा संस्थानों का निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन करना है। आइए देखा जाए NIRF रैंकिंग प्रणाली के महत्वपूर्ण तथ्य के विषय में, फैक्ट के विषय में। मंत्रालय तो किस मंत्रालय का अधीन है? तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार में। और जो है शुभारंभ कब हुआ? 29 सितंबर 2015 को इसको शुरू किया गया। प्रथम रैंकिंग 2016 में इसके द्वारा जारी किया गया। क्या उद्देश्य है इसका? तो विभिन्न मापदंडों के आधार पर देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन और रैंक तय करना। संस्करण क्या है? 2015 में इसकी 10वीं वर्षगांठ जो है मनाई गई। और इसकी जो है 2025-26 में याद रखिएगा, इसने रिपोर्ट दिया कि IIT मद्रास लगातार 7वें वर्ष समग्र श्रेणी ओवरऑल कैटेगरी में शीर्ष पर है। ठीक है, ये बिल्कुल सभी पॉइंट याद रखिएगा। NIRF के विषय में पूछा है तो ये भी पूछ सकता है, इसके बाहर कुछ नहीं बचेगा। इंडिया रैंकिंग की बात किया जाए 2025 में, हाल में इसने किसको रैंक दिया है? तो समग्र में देखा जाए तो IIT मद्रास, अभी आपने देखा लगातार 7 वर्ष से, और द्वितीय स्थान जो है बेंगलुरु को दिया है। अगर विश्वविद्यालय की बात देखा जाए तो IISc बेंगलुरु को दिया है विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान, और JNU जो है दिल्ली को जो है द्वितीय स्थान दिया है। कॉलेज की बात देखा जाए तो हिंदू कॉलेज दिल्ली को प्रथम स्थान दिया है, और मिरांडा हाउस दिल्ली को जो है कॉलेज को द्वितीय स्थान दिया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में देखा जाए तो IIT मद्रास को प्रथम स्थान दिया है, IIT दिल्ली को जो है दूसरा स्थान दिया है। प्रबंधन मैनेजमेंट में देखा जाए IIM अहमदाबाद को प्रथम स्थान दिया है, और IIM बेंगलुरु को द्वितीय स्थान दिया है। मेडिकल कॉलेज की बात किया जाए एम्स को नई दिल्ली को प्रथम स्थान दिया है, और PGI चंडीगढ़ को जो है द्वितीय स्थान दिया है। आइए नेक्स्ट देखा जाए, प्रशासन में बिग डेटा एनालिटिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। प्रशासन में बिग डेटा एनालिटिक्स के प्रमुख उपयोग क्या है? तो बीमारियों के प्रसार पर नजर रखना है, चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी करना बिल्कुल है बिग डेटा एनालिटिक्स का, साइबर सुरक्षा बढ़ाना ये भी है, सरकारी कर राजस्व में वृद्धि, कोई इसका मतलब नहीं है इससे। 1 2 3 यानी ABC, यानी कह सकते हैं ABC यानी ए आंसर, 11वें का ए आंसर जिसमें से। अब आइए हम लोग इसके विषय में डिटेल को देखा जाए। डिटेल क्या देखा जाए कि अगर प्रशासन में बिग डाटा एनालिटिक्स के प्रमुख उपयोग, बीमारियों के प्रसार, ये सब है, तो आइए इसका प्रशासन में बिग डाटा एनालिटिक्स के प्रमुख उपयोग क्या क्या भाई देखा जाए तो लोक कल्याण के क्षेत्र में यानी सोशल वेलफेयर में क्या इसका उपयोग है? तो लाभार्थियों की सटीक पहचान करना। उसके बाद कानून व्यवस्था में इसका क्या उपयोग है? तो प्रोडक्टिव पुलिसिंग का इसका उपयोग करना। स्वास्थ्य सेवा में क्या उपयोग है? तो महामारी की भविष्यवाणी और प्रबंध करना। स्मार्ट सिटी में क्या इसका उपयोग है? यातायात प्रबंधन करना। राजस्व में क्या इसका उपयोग है? कर चोरी की पहचान करना, बढ़ाना नहीं। इसमें क्या दिया हुआ था? इसमें आप देखेंगे सरकारी कर राजस्व में वृद्धि, ऐसा नहीं, यहाँ क्या है? कर चोरी की पहचान। आपदा प्रबंधन में क्या इसका कार्य है? पूर्व चेतावनी प्रणाली, याद रखिएगा। पिछली बार की तरह इस बार भी मैक्सिमम क्वेश्चन जैसे पिछली बार प्रूफ के साथ दिखाया गया था, आप ऐसे पढ़िए और निश्चिंत ही याद रखिएगा। आने वाले समय में आप देखिएगा
इस साल का भी जब हल कराएंगे तो उसमें आप देख सकते हैं ये लोग जो है सिलेक्शन लिए थे, जो ये स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़े एडमिशन लिए थे, और आप देख सकते हैं कई लोग का तो मैंने छोड़ दिया था, सीधे ये क्वेश्चन आए थे, मैंने रेड कलर से कर दिया था। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप पढ़िए, और आप देखिए पेज के नंबर लिखा हुआ प्रमाण के साथ मैं दे रहा हूँ, हमारे बुक से सीधे फंसे हुए थे। 16 अप्रैल 25 शिफ्ट 2 क्वेश्चन 20, 17 अप्रैल शिफ्ट 2 क्वेश्चन 23, ये सीधे सीधे ऐसे बने हुए थे। इसलिए बता रहा हूँ कि डाटा सही हो, आपको विश्वास हो, आपके लिए अंदर आत्मविश्वास बढ़े, और जहां आत्मविश्वास आएगा वहीं सफलता आएगी। ये सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। अभी डेली जो मैं प्रैक्टिस कराता हूं उसमें से डेली क्वेश्चन, करंट क्वेश्चन मैं अभी इसमें नहीं जोड़ा हूं। ये सब कहां से आया था? ये सभी आए थे हमारे टक्कर बैच से आए थे, याद रखिएगा। टक्कर बैच आपको लेना चाहिए, टक्कर बैच से सब आए थे। चलिए आइए हम लोग पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट है ब्लूम द्वारा प्रतिपादित ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यों के निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? याद आ रहा होगा थियरी की क्लास जब ब्लूम चैप्टर में पढ़ा रहा था आपको शिक्षण में, तो बताया था जो है इसके इस पक्ष को सीधे सीधे आप रटेंगे, यानी बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, व्यवस्था इसमें नहीं है। इसमें से व्यवस्था का जो है स्थान नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसमें से? आप देखेंगे कि ब्लू के ज्ञानात्मक पक्ष में, इसको पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, क्या क्या है? ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है। याद आ रहा है कोयले वाली कहानी बताए थे आपको, घर के बाहर जो है मोहल्ले में एक ट्रक कोयला गिरा हो, उसके बाद जैसे जैसे ज्ञान उसका बढ़ेगा, ये सब कुछ उसमें बताया गया था। नेक्स्ट आइए, संशोधित ब्लूम वर्गीकरण 2001 में क्या आया था? इसमें इन्होंने ज्ञान को दिया, बोध को दिया, अनुप्रयोग को दिया, विश्लेषण को दिया, मूल्यांकन को दिया, और संश्लेषण देखेंगे इसमें, संश्लेषण को यहाँ देखेंगे मूल्यांकन था 6 पॉइंट, यहाँ इन्होंने संश्लेषण भी दे दिया, यानी क्रिएटिव यानी सृजन करना भी था। नेक्स्ट आइए देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक आईसीटी प्रणाली का घटक नहीं है? ठीक है, कौन सा आईसीटी प्रणाली का घटक नहीं है? तो हार्डवेयर तो है भाई, सॉफ्टवेयर भी है, सूचना भी है, बायोमेट्रिक सेंसर का कोई मतलब नहीं है आईसीटी जो है प्रणाली से। आंसर क्या होगा इसमें से? बायोमेट्रिक सेंसर में, आईसीटी प्रणाली में जो है मूल घटक जो है ये बायोमेट्रिक सेंसर नहीं है। अब देखा जाए आईसीटी के प्रमुख घटकों की सूची, विवरण, उदाहरण आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। यहाँ देखेंगे एक तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, नेटवर्क, लोग और प्रक्रियाएं, ये इसके जो है मुख्य घटक होते हैं। प्रश्न ऐसे ही आता है जो मैं बता रहा हूं, आप देख लीजिए साल भर, और इसके पहले जो कुछ भी मैंने हल कराया है साल भर उसको भी देखिएगा, उसको भी मैंने ऐसे ही हल कराया है, ताकि इसके इर्द गिर्द कभी एग्जामिनर प्रश्न पूछ दे, और निश्चित ही पूछता है तो आपसे गलत नहीं होगा। कंप्यूटर की मेमोरी जो उसके निर्माण के समय प्रोग्राम की जाती है, यानी कंप्यूटर की वह मेमोरी जो कंपनी द्वारा निर्माण की जाती है उसमें सेट कर दी जाती है। देखेंगे इसको ऐसे पढ़ेंगे, रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम रैक्सम मेमोरी, और प्रोम जो है ईपीप्रोम। तो क्या होगा इसमें से? रोम होगा, रीड ओनली होगा, ए आंसर इसमें से सही होगा। आइए देखा जाए कंप्यूटर की वह मेमोरी जिसे निर्माण के समय ही प्रोग्राम किया जाता है, रोम कहलाती है। अब यहाँ देखेंगे रैम, ठीक है, और रोम में क्या अंतर है आप जानते भी होंगे, एक नजर में देख लीजिए। पूरा नाम पूछता है कभी कभी तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका रीड ओनली मेमोरी नाम। प्रकृति अगर पूछेगा तो अस्थायी होता है, इसका अस्थायी होता है। इसका उपयोग देखेंगे वर्तमान के लिए, इसका बूटिंग और स्टार्टअप के लिए होता है। इनमें बदलाव की बात करेंगे तो डेटा को बार बार बदला जा सकता है, किसमें? रैम में। डेटा को बदलना कठिन और असंभव है, किसमें? रोम में। लागत क्या होता है? महंगी होती है रैम, और ये सस्ती होती है, ठीक है। ये आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का उपकरण नहीं है? कौन सा भाई एआई का उपकरण नहीं है? अभी इस क्वेश्चन के बाद आपको कुछ क्षेत्रों के प्रमुख एआई जो काम करते हैं उसके नाम बताएंगे, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले इसका आंसर बताया जाए तो कौन सा एआई का उपकरण नहीं है? गूगल प्ले स्टोर, जेमिनी तो है, क्लाउड भी है, चैट जीपीटी भी है, तो गूगल प्ले स्टोर नहीं है। आंसर इसमें से ए सही है। और देखा जाए गूगल प्ले स्टोर कोई कृत्रिम एआई उपकरण नहीं है। अब यहाँ अगर आपको एग्जाम में पूछे टेक्स्ट और संवादात्मक के लिए एआई कौन कौन होता है भाई, तो यहाँ देखेंगे जेमिनी 3 फ्लैश होता है, चैट जीपी 5 होता है, क्लाउड 3.5 होता है, और जो है लल्मा जो है 4 होता है। शोध और शैक्षणिक कार्यों के लिए कौन कौन सी एआई होती है? तो याद रखेंगे तो परप्लेक्सिटी जो है एआई होता है शोध के लिए। उसके बाद जो है कॉन्शियस जो है ये भी शोध के लिए होता है, इलिसिट होता है ये भी शोध के लिए होता है, और चैट पीडीएफ भी याद रखिएगा शोध शैक्षणिक कार्यों के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का कारण है?
ओजोन, एरोसॉल, एसिड वर्षा, स्मोग। तो मृदा प्रदूषण कब होगा? जब सल्फर डाइऑक्साइड की सहायता से जो है आप देखिए अम्ल वर्षा होगा। तो आंसर क्या होगा इसमें? सी आंसर होगा। एसिड रेन की वजह से, यानी एसी अम्लीय वर्षा मृदा प्रदूषण को जो है एक प्रमुख कारण होता है। भारत में मृदा प्रदूषण के कारण देखा जाए, कौन कौन से कारण है भाई? तो मृदा प्रदूषण के पहला कारण महत्वपूर्ण है कृषि संबंधित, उसके बाद औद्योगिकरण द्वारा, नगरीय अपशिष्ट द्वारा, ई कचरा द्वारा, खनन द्वारा, वनों की कटाई द्वारा। याद रखिएगा मृदा प्रदूषण इसमें होता है। डिटेल आप पीडीएफ भेज देंगे, आप उसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा लिम्बिक तंत्र क्या है, यानी लिम्बिक तंत्र क्या है भाई? प्रजनन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। तो लिम्बिक तंत्र क्या है? तंत्रिका तंत्र है। इसमें से आपका बी आंसर सही है। आप देख सकते हैं पूछा जाए इसमें से शरीर की, याद रखिएगा अगर पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी, अगर आप पूछा जाए सबसे बड़ी जो है कौन सी जो है कोशिका है, तो याद रखिएगा जो है एक तो जो है इसकी ही का है जो है नर्वस सिस्टम का सबसे लंबा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसमें से वैसे सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? सबसे लंबा त्वचा कहा जाता है। परिधि तंत्रिका इसके विषय में देखा जाए जो सोमैटिक होता है। कायिक तंत्रिका तंत्र क्या होता है? यह हमारी इच्छा के अनुसार चलने वाली मांसपेशियां जैसे हाथ पैर हिलना को नियंत्रित करती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या जो है ऑटोनोमिक क्या होता है? यह अनैच्छिक क्रिया होता है जैसे हृदय की धड़कन, पाचन को नियंत्रित करना आदि। निम्नलिखित में से कौन भारत में 31 दिसंबर 2024 तक रामसर स्थल है? बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य, रामगढ़ झील, सुंदरवन आर्द्रभूमि और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कहा जा रहा है इसमें से कौन सा जो है आपका 31 दिसंबर 2024 तक है? तो बताया जाए इसमें से कौन कौन सा है? इसमें से नीचे दिए कुल का सही उत्तर दीजिए। इसमें से दो ही होगा, याद रखिएगा ए और डी। इसमें से आंसर जितने लोग का आ रहा होगा, यानी ए और जो है तो ए और बी इसमें से देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें से बखिरा, सुल्तानपुर, रामगढ़ जो है सुंदरबन 31 दिसंबर तक है ना, ये 24 तक। इसमें से 18 का आंसर बताइए इसमें से क्या होगा? तो इसमें से देख सकते हैं ए बी सी। ठीक है, तो कर सकते हैं तो सभी कर लीजिए इसको, सभी ऑप्शन उपरोक्त सभी हो ही नहीं सकता इसमें से। तो क्या होगा इसमें से? तो ए बी सी डी कर लीजिए, सभी नहीं है तो क्या करेंगे? ये ए बी सी डी सी आंसर इसमें से लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसमें से देखा जाए 31 दिसंबर 24 तक बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य, रामगढ़ झील, सुंदर आर्द्रभूमि और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये सभी भारत में रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। आइए देखा जाए जो है कुछ प्रमुख जो है रामसर स्थलों की सूची में, जैसे पूछेगा अभी वर्तमान में कितने हो गए हैं। अभी आज के वीडियो जब तक शूट हो रहा है आज के डेट तक 98 याद रखिएगा। कल ये बहुत तेजी साल में 2-3 बार बदलता है। आज के डेट तक जब ये शूट हो रहा है 98 याद रखिएगा। तमिलनाडु में सबसे अधिक 20 है, उत्तर प्रदेश में 10 था लेकिन 11 हो गया जो आपके एग्जाम में आगामी आ सकता है। पटना पंछी अभ्यारण्य ये कहाँ है? एटा में है, याद रखिएगा एटा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और जो है अगर पूछा जाए आपसे कि बखिरा वाला सबसे, ठीक है, वो जो है सबसे बड़ा है उड़ीसा में, अब बाकी नहीं पूछेगा। ठीक है, याद रखिएगा तमिलनाडु में सबसे अधिक, उत्तर प्रदेश में 11 है। नेक्स्ट आइए बैरन द्वीप स्थित है। बैरन द्वीप अंडमान में, निकोबार में, लक्षद्वीप में, मिनिकॉय में। तो अंडमान में याद रखिएगा बैरन द्वीप बताया गया था। जो है बैरन द्वीप जो है एक जो है ज्वालामुखी है जो सक्रिय है इस समय। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ है? ये अंडमान निकोबार है। कमेंट बॉक्स में बताइए जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से क्या नाम रख दिया गया है? ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहले याद रखिएगा पूरे भारत के राज्यों के शासित राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यदि कोई राज्य था तो अंडमान निकोबार था। वर्तमान में कौन भारत में सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल में जो है केंद्र शासित राज्य है? केंद्र शासित राज्य बताना है। ठीक है, दोनों का आंसर दीजिए। अंडमान निकोबार की राजधानी और सबसे बड़ा केंद्र शासित जो है राज्य, केंद्र शासित राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, उसका नाम बताना है। आइए देखा जाए अंडमान द्वीप समूह। उत्तरी अंडमान में क्या होता है? या आप कह सकते हैं कि सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, 732 मीटर है। मध्य अंडमान में क्या है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पे है। और दक्षिण अंडमान में क्या है? यह राजधानी पोर्ट ब्लेयर और उसका तो बदल गया है, प्रसिद्ध सेलुलर जेल के लिए प्रसिद्ध है दक्षिणी अंडमान। लघु अंडमान में क्या है भाई? तो यह डंकन पास द्वारा दक्षिण अंडमान से अलग होता है। आइए देखा जाए आणविक ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे का स्थापना कब हुआ? 48 में, 50 में, 52 में, 54 में। आंसर क्या होगा? 54 में इसकी स्थापना होता है। और 1967 में डॉक्टर जो है नाम भावा पड़ जाता है। आणविक ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे की स्थापना 1954 में होती है। यहाँ आप देखेंगे यह 12 जनवरी 1967 को इसका नाम डॉक्टर भीमराव जो यादव डाटा भामा हो जाता है। कैसे? यहाँ देखेंगे इसकी स्थापना कब होती है?
होती है 3 जनवरी 1954 को। संस्थापक कौन होते हैं? डॉक्टर होमी जहांगीर भामा होते हैं। इन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। मूल नाम क्या था भाई इनका? तो परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे। पूछा हुआ था एमएड में, ट्राम्बे कहाँ, ऐसे पूछा हुआ था। उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका किया था। इसका परिवर्तित नाम कब हुआ? तो 12 जनवरी 1967 को डॉक्टर भामा के निधन के बाद इसका नाम बदल के भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। और जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? ट्राम्बे, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। नीचे दी गई जो है राज्यों के नाम इसमें आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा स्थल इसमें सही है? शाक्य सागर मध्य प्रदेश में, सिरपुर भी मध्य प्रदेश में है, ये नहीं होगा, याद रखिएगा। सुर सरोवर यानी 1-4 इसमें से देखेंगे, 1-4 जो है 21 का बी आंसर इसमें से सही आ रहा है। नेक्स्ट आइए इसमें से देखा जाए, भारत के प्रमुख आर्द्रभूमि स्थलों में शाक्य सागर मध्य प्रदेश और सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस अभिलेख में कालिदास, भारवी दोनों का उल्लेख, उनके नामों के उल्लेख मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति तो समुद्रगुप्त का है, ऐहोल अभिलेख रविकीर्ति का है, अयोध्या अभिलेख और भीतरी स्तंभ अभिलेख स्कंदगुप्त का। तो इसमें से क्या होगा? ऐहोल अभिलेख में आंसर बी होगा। आप देखेंगे ऐहोल अभिलेख वह अभिलेख है जिसमें कालिदास और भारवी दोनों के नामों का एक साथ उल्लेख मिलता है। कालिदास और भारवी का नाम। अब यहाँ हम लोग करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों की चर्चा करेंगे जो इर्द गिर्द आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और एकदम आप देखेंगे, मैं शुरू में कमेंट किया जब इस क्लास को शुरू कर रहा था कि आप लोग हाथ पैर धुल के इस एग्जाम के पीछे पड़ जाइए। मैं नहा धो के पीछे पड़ जा रहा हूँ। कैसे क्वेश्चन नहीं फंसेगा, कैसे क्वेश्चन नहीं लड़ेगा। पिछली बार भी लड़ा था, उसके पिछली बार भी लड़ा था, इस बार भी लड़ेगा। आइए देखा जाए, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, किस शासक को समुद्रगुप्त के समय कौन है रचनाकार? हरिशेन है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय शासक से संबंधित कौन? तो रविकीर्ति, याद रखिएगा। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, ठीक है, इसका अज्ञात है। हाथीगुम्बा याद रखिएगा, खारवेल कलिंग नरेश। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। ग्वालियर अभिलेख मिहिर भोज। और जो है मेरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय। और नानाघाट अभिलेख नागनिका, भारत की प्रथम महिला शासिका जो है सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी ये। आइए देखते हैं नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में जुलू विद्रोह के समय गांधी जी को अंग्रेजों की सेना में कौन सी पदवी दी गई थी? कर्नल की, सार्जेंट की, सार्जेंट मेजर की। आंसर हो जाएगा सार्जेंट मेजर की जो है इसमें पदवी दी गई थी। दक्षिण अफ्रीका में जूलू विद्रोह के समय अंग्रेजों ने गांधी जी को सार्जेंट मेयर की जो है इसमें से पदवी दी थी। आइए देखा जाए इसमें से गांधी जी को और कब पदवी दी गई थी? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त प्रमुख पदवियां और पदक निम्नलिखित है। यहाँ आप देखेंगे इनको कैसरे हिंद की उपाधि कब दिया गया था? 1915 में दिया गया था। क्यों दिया गया था, किस कारण से दिया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में मानवीय कार्यों के लिए इनको दिया गया था। यानी महात्मा गांधी को बोअर युद्ध का पदक कब दिया गया था? 1899 1902 में दिया गया था। बोअर युद्ध में एम्बुलेंस सेवा है तो इनको दिया गया था। जुलू युद्ध पदक कब दिया गया था? 1906 में दिया गया था। जुलू विद्रोह में घायलों की सेवा के लिए इनको दिया गया था। और भाई की उपाधि कब दिया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान दिया गया था। भारतीय समुदाय द्वारा इनको भाई की उपाधि दिया गया था। अब कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। 24वां क्वेश्चन, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? पारसी, तुर्की, अरबी, उर्दू। याद रखिएगा ये बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो बाबर के द्वारा लिखा गया। आप जानते होंगे बाबर मुगल वंश का था, और मुगल वंश के दरबार की भाषा आप जानते होंगे, दरबार की भाषा क्या थी? फारसी थी। लेकिन मुगल वंश के दरबार की भाषा उर्दू कब हो गई? उर्दू कौन कर दिया? तो मोहम्मद शाह रंगीले ने कर दिया। कौन किया? मोहम्मद शाह रंगीले ने कर दिया। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए। बाबर ने, याद रखिएगा, फारसी भाषा में न लिखकर, ठीक है, दरबार की भाषा क्या थी? फारसी थी। याद रखिएगा, फारसी भाषा न लिखकर उसने क्या किया? तुर्की भाषा में लिखा। तो आंसर क्या होगा इसमें? बी होगा। और इसी पुस्तक में प्रश्न आता है, एसएससी का प्रश्न आता है ये कि भारत में सबसे पहले किस शासक ने अपनी डायरी में भारत के पहाड़, नदियां, वनों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के बारे में लिखना शुरू किया? तो बाबर ने लिखना शुरू किया। किस डायरी में, किस पुस्तक में? बाबरनामा में। बाबरनामा में लिखा गया था, बाबर लिखा था कि अगर मैं मृत्यु को प्राप्त करूं तो मेरी आखिरी इच्छा है कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। लेकिन बाबर ने भारत का प्रथम ज्यामिति विधि से बना बागीचा, आराम बाग बागीचा, ये कहाँ है? आगरा में है। तो जब ये इसकी मृत्यु हो गई तो उसको वहीं दफना दिया गया।
जब इसका लड़का हुमायूं जब इस पुस्तक को पढ़ा तो दोबारा उसे कब्र को खोदा गया और काबुल में ले जाके दफनाया गया। वही प्रश्न पूछता है किस मुगल शासक को 2 बार दफनाया गया? तो बाबर को, और इनके पूर्वज को यानी इनके दादा को जो है एक जो है संत द्वारा आशीर्वाद दिया गया था कि 7 पुस्त तक आपका पूरे विश्व में चमकेगा, 7 पुस्त के बाद जो है आपका नहीं चमकेगा। क्योंकि जो है दान में जो रोटी दी गई थी उस संत को, संत जब तक वो रोटी खा रहा था तब तक उसकी माँ ने कहा हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोग बहुत गरीब हैं। कम से कम 7 बार उसने कहा। तो कहा ठीक है, आपने 7 बार कहा, जाओ आपका 7 पुस्त जो है पूरे भारत में चमकेगा, पूरे विश्व में चमकेगा। बाबरनामा मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखा गया। आइए नेक्स्ट इसमें देखा जाए। बाबरनामा का एक छोटा सा परिचय देखेंगे फिर आगे चलेंगे। मूल नाम क्या है? तुजु के बाबरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। लेखक कौन है? तो बाबर है। स्वयं की आत्मकथा है बाबर की। मूल भाषा क्या है? तुर्की में है, चगताई तुर्की है। विषय क्या है? बाबर के जीवन का इतिहास, सैन्य अभ्यास और प्राकृतिक निरीक्षण। ये पूछा हुआ था जो मैं जिसकी चर्चा कर रहा था। इसकी शैली कैसी है? यह एक डायरी के रूप में, देखिए मैं डायरी कहा भी था, डायरी के रूप में लिखी गई है जो अपनी जो है अस्पष्टवादिता के लिए जो है प्रसिद्ध है। आइए नेक्स्ट इसमें देखा जाए। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी, कब हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में। आंसर होगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यानी जनहित याचिका PIL की अवधारणा की उत्पत्ति जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई थी। क्या होता है PIL? देखा जाए भाई, इसकी परिभाषा क्या है, या जनहित याचिका क्या होता है, इसकी परिभाषा को देखा जाए। यह कानून की अदालत में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए दायर की गई याचिका है। इसका ओरिजिन कब होता है? इसकी शुरुआत 1960 के दशक में अमेरिका में जो होता है। और इसके भारत में अग्रदूत कौन है पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति BR जो है कृष्णा अय्यर जो है इसके भारत में अग्रदूत कहे जाते हैं। शुरुआत भारत में कब हुआ? तो 1980 के दशक में इसकी शुरुआत हुआ। 26वां संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन सत्र कब होता है? 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947, 9 दिसंबर 1946 और जो है 26 नवंबर 1946। आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक होती है। और अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को जो है अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। अब आइए देखा जाए संविधान सभा संबंधित प्रमुख अधिवेशन जो एग्जाम में पूछता है। इसका जो है तिथि 9 दिसंबर 1986 सोमवार को सुबह 11 बजे। स्थान जो है कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, अब संसद भवन का नाम जो है सेंट्रल हॉल पड़ गया, नई दिल्ली में है। वक्ता कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। इन्होंने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम प्रस्तावित किया था। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य होने के नाते उन्हें चुना गया था। उपस्थित सदस्य में केवल 211 सदस्य मुस्लिम लीग के इस बैठक में का बहिष्कार किया था। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1986 को जो है उस जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे पेश किया गया था। 27वां प्रश्न, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वयस्क मत अधिकार से संबंधित है? तो चुनाव याद रखिएगा, चुनाव आयुक्त इसमें, और जो है आंसर सी इसमें होगा। सी आंसर इसमें से सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मत अधिकार से संबंधित है। आइए कुछ अनुच्छेद देखा जाए जो आपके एग्जाम में पूछता है। जो पूछा उसको हाईलाइट हमने कर दिया है, बोल्ड कर दिया है। 14 पूछा हुआ था पिछली बार, विधि के समझ समानता। 15 भी पूछा हुआ था मिलान करने के लिए, भेदभाव का प्रतिषेध। 17 क्या है? 20 बार पूछा हुआ है, पूछ से घिस चुका है ये प्रश्न, अस्पृश्यता का अंत। 19 में क्या है? वाक स्वतंत्रता जो है। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण दैहिक स्वतंत्रता। 21A में क्या है? कई बार पूछा है, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार पूछा हुआ है। अब आइए DPSP से प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको रटा होना चाहिए। 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का संगठन जो है। 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता इंपॉर्टेंट है। 45 में क्या है? बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा, इसे 21 को में शामिल कर दिया गया है। 50 कई बार पूछा है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। और 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। 28 चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जब ये प्रश्न बना पिछले साल तब तो प्रथम स्थान चीन का है, भारत का दूसरा था। लेकिन थोड़ा सा 182 अभी दिखाएंगे आता है आपको, और 151-52 का अंतर है। अब भारत आ गया, यानी उस समय हम चूंकि साल भर हल करा रहे हैं इसलिए उस समय के हिसाब भारत का दूसरा स्थान है। और वर्तमान में किसका है? जो है भारत का हो गया है
पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान था, अब जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान हो गया है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं विश्व में चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान उस समय। अब यहाँ देखेंगे जो है विश्व में चावल उत्पादन 25-26 में भारत देखेंगे 152 मीट्रिक टन, चाइना देखिएगा 146 हो गया, यानी कम, दूसरे स्थान पे चाइना हो गया, चूंकि वर्तमान आंकड़ा है ये उसकी बता रहे हैं। बांग्लादेश तीसरे स्थान पे चला गया, ठीक है, और चौथे स्थान पे इंडोनेशिया, पांचवें स्थान से वियतनाम हो गया है। अगर आप बात करेंगे भारत के राज्यों में चावल उत्पादन 25-26 में, याद रखिएगा आंकड़ा जो बदलता है एग्जामिनर जरूर पूछता है, इसलिए इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आ गया है 20.76 मीट्रिक टन, याद रखेंगे। दूसरा तेलंगाना 17.75 मीट्रिक टन और तीसरा पश्चिम बंगाल 16.2 मीट्रिक टन, याद रखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो जो है क्लास को जो है लाइक, सब्सक्राइब, हाइप बटन जरूर दबाइएगा, ताकि आपके दबाने से हमारी टीम को ऊर्जा मिलती है और ऐसे दोबारा वीडियो लाने की हम लोग जो है हिम्मत जुटा पाते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरे अब जो है 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे और मेरा भी मेहनत सफल हो जाएगा, आपको लाभ तो होता ही है। पीएलआई की स्कीम किस एक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो मोबाइल विनिर्माण संबंधित है, ऑटोमोबाइल उद्योग संबंधित है, चिकित्सा उपकरण जो है इसमें से नहीं सॉरी किस संबंधित इसमें से नहीं है, तो कह रहा उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से सारी पीआईएल, अभी हम लोग चर्चा किए थे ना पीएलआई, तो इसमें से आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा, इसमें से डी आंसर होगा 29 का, किसी से याद रखिएगा संबंधित नहीं है। भारत सरकार की पीएलआई स्कीम मोबाइल निर्माण, ऑटोमोबाइल उद्योग किसी से जो है इससे संबंधित है, ठीक है। देखेंगे इसका पीएलआई स्कीम बुनियादी तत्व में देखेंगे, पूरा नाम क्या है इसका? प्रोडक्शन लिंक जो है इंसेंटिव इसका नाम है। मुख्य विजन क्या है? आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत, ठीक है। शुरुआत में 20 मार्च 2020 को इसकी शुरुआत हुआ था और प्रोत्साहन का आधार क्या था? भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री। इसका बजट परिपक्व क्या था? लगभग 1.97 लाख करोड़ था। आखिरी प्रश्न इसके बाद समाप्त। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? भूमिहीन किसानों को भूमि का पुनर्वितरण, अचल संपत्ति को बढ़ावा देना, कृषि उद्योग को प्रोत्साहित करना, खेती हेतु कृषि भूमि का निजीकरण। आंसर इसमें से ए बिल्कुल इसमें से सही है। आइए देखा जाए, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य भूमिहीन किसानों को भूमि और जो है पुनर्वितरण करना था, ठीक है। और इसको देख लीजिएगा, पीडीएफ हम भेज देंगे। 4 स्तंभ जो है भूमि सुधार के 4 प्रमुख स्तंभ होते हैं, कौन कौन? मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, जोत की सीमा और चकबंदी। इसको बाकी जो है पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ जो है क्लास ओवर करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेस्ट लेना चाहे ले सकते हैं, लाभ ही करेगा आपको। 83 रुपये रोज का पड़ता है, महीने का पड़ता है, आपको 1 साल के लिए है। और टेस्ट लेंगे तो ये सारे आपको लाभ इसमें मिलेंगे। यूट्यूब से आपको ये पूरे लाभ नहीं मिलेंगे, सिर्फ ऐसे क्लास का ही आपको लाभ मिल पाएगा। वीडियो इस क्लास टेस्ट को लेने के लिए आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु को जो है डाउनलोड करना चाहिए, या इस नंबर पे मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक है। सभी लोग इससे जुड़िए, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से सभी वीडियो की लिंक इस पे दे दी जाती है। और टेट बैच अभी नया स्टार्ट हुआ है, बेसिक से एकदम निश्चित है, इसमें 3 विषय में पढ़ा रहूंगा, रटवा दूंगा, सब कुछ याद करा दूंगा। ये बैच आपको लेना चाहिए। और इसी के साथ इस क्लास को ओवर करते हैं। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको एक साथ नमस्कार।